Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. हम लोग आज आरएमएस वैल्यू पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। पिछले क्लास में हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू पढ़ लिए थे। आज देखेंगे आरएमएस वैल्यू। इसका पूरा नाम होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोले या इसको वर्चुअल वैल्यू बोले या इसको इफेक्टिव वैल्यू बोले, हम तीन नाम से पुकारते हैं इसको। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू किसी एसी का क्या होगा। ओके, तो आप देखे थे कि एसी में आप जान रहे थे कि I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी जो हम यूज करते हैं। तो करंट का वैल्यू हर इंस्टेंट पे बदलता रहता है, तो हम कौन सा वैल्यू लें ये क्वेश्चन मार्क रहता है। किस काम के लिए हम कौन सा वैल्यू इसका सिलेक्ट करें, क्योंकि ये हर इंस्टेंट पे ही चेंज हो रहा है। तो हम पहले देखे थे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू, आज देख रहे हैं आरएमएस वैल्यू। अब क्या करेंगे, फिर एक एसी सर्किट आप बनाइए। ठीक है, एसी सर्किट बना के इसके साथ किसी रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए। मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, और फिर सेम रेजिस्टेंस को एक डीसी सोर्स से जोड़ दीजिए। ठीक है, सेम रेजिस्टेंस सेम सर्किट। अब देखिए, अब एसी जो है किसी सर्किट में और किसी दिए हुए समय में, एसी किसी दिए हुए सर्किट में किसी दिए हुए रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ पिछले क्लास में हम लोग चार्ज से रिलेट किए थे, यहाँ हमको हीट से रिलेट करना है कि एसी किसी सर्किट में किसी दिए हुए रेजिस्टेंस में और किसी दिए हुए समय में जितना हीट जनरेट करता है उतना ही हीट उसी सर्किट में और उतने ही देर में जनरेट करने के लिए हमको जितना डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी, उस डीसी करंट को इस एसी का हम आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहेंगे। ओके, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। एसी किसी सर्किट में किसी दिए हुए समय में जितना हीट जनरेट करता है उतना ही हीट उसी सर्किट में और उतने ही समय में जनरेट करने के लिए हमें जितना डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी, वो डीसी करंट उस एसी का आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहलाए। तो इट इज डिफाइंड एज सच स्टेडी करंट, मतलब वैसा डीसी करंट हमको चाहिए जो विच व्हेन पास थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन टाइम, जो किसी रेजिस्टेंस से पास करे किसी खास समय के लिए, तो वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे, विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज द अल्टरनेटिंग करंट डज, जितना हीट अल्टरनेटिंग करंट करता है उसी रेजिस्टेंस में और उसी दिए हुए समय। तो इट इज डिफाइंड एज सच स्टेडी करंट विच when passed through a resistance for a given time will produce the same amount of heat as the alternating current does in the same resistance in the same time। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लेंगे। एसी किसी दिए हुए समय में किसी रेजिस्टेंस में जितना हीट जनरेट करता है उतना ही हीट उसी सर्किट में और उतने ही देर में जनरेट करने के लिए हमें जितना डीसी करंट की जरूरत पड़ेगी, वो डीसी करंट उस एसी का आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई आरएमएस से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए आई आरएमएस से या आईवी से, वर्चुअल वैल्यू से। ठीक है, अब क्या करना है, तो फिर हमें आई आरएमएस का भी एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू मानते हैं। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एसी का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब इसको फिर कुछ देर के लिए हम कांस्टेंट मान लेते हैं।
सपोज फॉर इनफाइनाइटेसिमल टाइम dt इट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इस छोटे से समय में वो कितना रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट करेगा इसको निकाल लें और फिर इसको इंटीग्रेट कर लें। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए रेजिस्टेंस आर, तो dt समय में आर रेजिस्टेंस में कितना हीट जनरेट होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। हीट जनरेटेड का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर डी टी। आई स्क्वायर आर टी आप पढ़े होंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहां हीट जनरेटेड का वैल्यू आई स्क्वायर आर और टाइम हम टी लेते हैं। तो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है, तो इस पे बैठा ले। तो छोटे से समय dt में तो टाइम dt है, रेजिस्टेंस r है, तो आई स्क्वायर, तो डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी हो जाएगा। ये मेरे स्मॉल टाइम dt में कितना हीट जनरेट हुआ इसका वैल्यू आ गया। अब हम आई स्क्वायर आर डी टी है, तो आई के जगह पे हम आई जीरो साइन ओमेगा टी डाल सकते हैं। तो आई स्क्वायर है, तो आई जीरो साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर डी टी। ये छोटा सा अमाउंट है डी एच, दैट इज, अब इसका स्क्वायर कर ले, तो आई जीरो स्क्वायर आर को इधर ले आए, इधर आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ये स्मॉल टाइम डी टी में आर रेजिस्टेंस में एसी के द्वारा हीट जनरेटेड। ठीक है, तो ये डी टी टाइम में है, तब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर ले किसी दिए हुए समय में। तो इसको भी हम 0 से t/2 समय में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्यों करना है, इसको किसी भी टाइम में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू में हम लोग हाफ टाइम पीरियड में निकाले थे, तो आरएमएस वैल्यू भी हम हाफ टाइम पीरियड में ही निकाल रहे हैं, ताकि सिमिलरिटी बना रहे, हमको याद रखना आसान रहे कि यहाँ भी हम 0 से t/2 में इंटीग्रेट करेंगे, जैसे वहाँ एवरेज वैल्यू निकालते समय किए थे। ओके, तो हमको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है 0 से कैपिटल t/2 तक। तो 0 से कैपिटल t/2 इंटीग्रेट कर लें dh को, तो dh का वैल्यू जो है वो डाल दें आई स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो ये आई जीरो स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है हमको 0 से कैपिटल t/2। अब जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लीजिए। तो आई स्क्वायर ये कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। तो आपको बच गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन 0 टू t/2। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी, ये 0 से t/2। तो आई जीरो स्क्वायर आर ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस 2 कॉस ओमेगा टी है, इसको हम लोग दो टर्म में कन्वर्ट कर दें। तो पहला टर्म 1/2, 2 को हम बाहर ले लिए हैं, तो आई जीरो स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई 2 बाहर आ गया। तो पहला टर्म सीधे बच जाएगा, गुना करेंगे तो इंटीग्रेशन डी टी 0 से t/2, और माइनस दूसरा टर्म है कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू t/2। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन डी टी सीधे t हो जाएगा, और इसका पहले अपर वैल्यू डालेंगे t/2, फिर लोअर वैल्यू 0, तो t/2 माइनस 0, तो ये t/2 टर्म आ जाएगा। और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, तो और इसको 0 से t/2 तक हमको इंटीग्रेट करना है। अब इसका वैल्यू हम डालेंगे, पहले अपर वैल्यू t/2, फिर लोअर वैल्यू 0। तो 1/2 ओमेगा को बाहर कर लिए, इधर तो मेरा पहले की तरह है आई जीरो स्क्वायर आर बाई 2 ब्रैकेट में t/2 माइनस ये 1/2 ओमेगा बाहर कर लिए। अब साइन 2 ओमेगा टी का वैल्यू इसमें डालिए, तो साइन 2 ओमेगा के जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टी के जगह पहले अपर वैल्यू डाले t/2। ठीक है, और माइनस फिर लोअर वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो साइन 0। ठीक है, तो 1/2 ओमेगा इधर आप कट कर लीजिए, 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, तो बचेगा साइन 2 पाई।
तो साइन 2 पाई और माइनस साइन 0। ओके, तो अब आपका टर्म आ गया, सॉरी, टर्म आ गया साइन 2 पाई माइनस साइन 0। ओके, तो आई स्क्वायर आर बाई 2, इधर टी बाई 2, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 हो गया और साइन 0 भी 0, तो 0 माइनस 0, तो इधर का टर्म खत्म हो गया। तो आई 0 स्क्वायर आर बाई 2, और यहाँ से एक टर्म आया टी बाई 2। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड। ये हीट जनरेटेड का वैल्यू आया एसी के द्वारा टी बाई 2 समय। ओके, H इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी बाई 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना दिए। अब हमको आरएमएस वैल्यू डिफाइन करना है, तो मान लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू को हम आई आरएमएस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई आरएमएस जो है वो एसी का आरएमएस वैल्यू। तो अब आरएमएस वैल्यू का डिफिनीशन है कि सेम हीट, सेम रेजिस्टेंस और सेम समय में होना चाहिए। तो एच को हम लोग लिख सकते हैं, उसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी, जो हीट जनरेटेड है आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टी। तो आई के जगह आई आर एम एस, क्योंकि आई आर एम एस वही एसिड करंट है जो सेम हीट देगा। तो हीट के लिए एच, रेजिस्टेंस आर, और समय आप टी बाई 2 डाल रहे हैं। तो एच इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर आर टी बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये डीसी लाइन के द्वारा हीट जनरेटेड है उसी सर्किट में और उतने ही देर में। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लें तो हमें आई आर एम एस का वैल्यू मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए इधर से क्या आया, आई स्क्वायर आर बाई 2 टी बाई 2, और इधर से आया आई आर एम एस स्क्वायर आर टी बाई 2। तो टी बाई 2 हट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आपको बचेगा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब आपके पास इक्वेशन आ गया आई आर एम एस स्क्वायर आई 0 स्क्वायर बाई 2। तो आई आर एम एस का वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर आई 0 बचेगा, नीचे √2 बचेगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लें तो √2 1.1 बाई ये आई 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई √2, तो 1 बाई √2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.414। तो 1 में इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.707 आई 0। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में ले जाएं तो ये 70.7% हो जाएगा आई 0। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू का अगर हम 70.7% निकाल लेते हैं तो हमें करंट का आरएमएस वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा हम 63.6% निकालते थे तो हमें मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मिलता था, और 70.7% निकालते हैं तो हमें आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ईएमएफ के बारे में, क्योंकि ईएमएफ में भी E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं। तो ERMS का वैल्यू भी E0 बाई √2 आएगा। इसको 0.707 E0 लिख सकते हैं, और ये 70.7% होगा E0 का। E0 मतलब ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू। तो ईएमएफ के मैक्सिमम वैल्यू का 70.7% निकाल दें तो हमको ERMS मिलेगा, और I0 का 70.7% निकाल दें तो हमको करंट का RMS वैल्यू मिल जाए। ओके, तो EMF हो या करंट हो, ठीक है। अब इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख के देखते हैं। आई करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज, हम करंट लिख रहे हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज को लिख रहे हैं E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है।
अब साइन ओमेगा है तो ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं, तो I0 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 बाई कैपिटल टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, इसको एफ से लिख सकते हैं, तो 2 पाई एफ इंटू टी भी लिख सकते हैं। उसी तरह ईएमएफ को भी लिख सकते हैं, ओमेगा के जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो ई इज इक्वल टू E0 साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और 1 बाई कैपिटल टी के जगह एफ लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, तो E0 साइन 2 पाई एफ इंटू टी। तो इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहाँ ओमेगा क्या है, तो ओमेगा मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एफ जो है ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, और कैपिटल टी क्या है, तो कैपिटल टी मेरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो इतने टर्म को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो होता है वो पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है। हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज पॉजिटिव फॉर हाफ द साइकिल एंड नेगेटिव फॉर रेस्ट था। तो एक अब देखें हैं कि ईएमएफ का ग्राफ बनाए थे, तो पहले साइकिल में यहाँ से यहाँ तक पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ साइकिल में ये निगेटिव है। या करंट का ही ग्राफ बनाए थे तो करंट भी पॉजिटिव है फर्स्ट साइकिल में और सेकेंड साइकिल में ये निगेटिव है। इसलिए अगर हम कंप्लीट साइकिल में निकालेंगे तो हमेशा जीरो आएगा, ठीक है। इसलिए एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे किसी भी चीज का तो वो कंप्लीट साइकिल में ये जीरो होगा। इसीलिए हम लोग हाफ लाइफ टाइम में हाफ टाइम पीरियड में ही T/2 में ही सब चीज निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज हम लोग आरएमएस वैल्यू को सीखे। अब अगले क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।